है दोस्तों, दिस इज सेकंड सेशन ऑफ पॉलिटी जीरो टू हीरो सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ पॉलिटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राज्य व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या जानना जरूरी है कि राजनीति क्या होती है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि राजनीति है क्या। तो राज्य नामक संस्था को चलाने के लिए विभिन्न नियमों, विधियों, ठीक है, नीतियों का समुच्चय या कि समूह जो है वो क्या कहलाता है, राजनीति कहलाता है। तो ये जो हो गई ये राजनीति हो गई। अब देखते हैं कि इसका उद्भव क्यों हुआ। ठीक है, इसका ओरिजिन क्यों हुआ, क्या आवश्यकता पड़ गई हमको कि राजनीति, राज्य को चलाने के लिए हमको कुछ नीतियों का सहारा लेना पड़े। तो ये देखते हैं कि अगर प्रारंभ काल से देखा जाए तो मानवीय विकास के क्रम में क्या होता है कि जैसे जैसे मानव विकसित होता गया तो सबसे छोटी इकाई जो समाज की बनी उसको हमने क्या कहा, वो बनी कौन सी, घर। ठीक है, घर के बाद दूसरी इकाई क्या बनती है, परिवार बनती है। परिवार, जब कई परिवार मिले तो उससे क्या बना, समाज। अब देखिए मनुष्य क्या है, मनुष्य एक जो है बौद्धिक प्राणी है। मनुष्य मतलब जो है बौद्धिक प्राणी है, अर्थात जिसके अंदर ज्ञान है। जब बौद्धिक प्राणी होंगे, बहुत सारे बौद्धिक प्राणी हो गए तो उनमें क्या हो गई, वैचारिक विभिन्नताएं पैदा हो गई। अब इस वैचारिक विभिन्नता से क्या होने लगा, मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हुई। ठीक है, अब पूरे समाज में क्या हो गया, एक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। इस मतभेद के कारण क्या हो रहा था, समाज जो था, ठीक है, जो राज्य था, क्योंकि हम राज्य को चलाने के लिए ही तो राजनीति का वो कर रहे हैं, नीति ला रहे हैं। ठीक है, तो जो राज्य था उसमें क्या हो गया, एक अराजक स्थिति बन गई। ठीक है, अराजक स्थिति अर्थात कोई किसी के नियम नहीं मान रहा है, जिसकी जो इच्छा पड़ रही है कर रहा है। इसके निवारण के लिए राजनीति की क्या है कि संकल्पना आती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको इस राजनीति शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो हमको दो वर्ड यहाँ पे मिलते हैं। पहला होता है राज और दूसरी होती है नीति। ठीक है, अर्थात अब हमको ये समझना आवश्यक है कि ये राज्य क्या है, क्योंकि उसी के लिए तो नीति बना रहे हैं। तो राज्य है क्या, तो इसको समझते हैं। अगर इसकी परिभाषा रूप में देखा जाए तो इसमें कुछ एलिमेंट का होना जरूरी है राज्य, तभी हम कहेंगे कि वो राज्य है। तो राज्य में कौन से मूलभूत एलिमेंट हैं, एक तो हो गया आपका भूभाग, दूसरी हो गई आपकी जनसंख्या, तीसरी हो गई चुनी हुई सरकार, ठीक है, और चौथा हो गया आपका संप्रभुता। ठीक है, ये चार प्रमुख तत्व हैं जो किसी भी राज्य में होने आवश्यक हैं। अब अगर इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या है, परिभाषा ये है कि राज्य एक अमूर्त संस्था है, ठीक है, जिसके प्रमुख तत्वों में भूभाग, जनसंख्या, चुनी हुई सरकार तथा सबसे महत्वपूर्ण संप्रभुता को शामिल किया जाता है। अब इसके एक एक बिंदु को हम क्या करेंगे, समझेंगे अच्छे से। तो देखिए भूभाग, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो भारत, हमारा प्यारा भारत देश है, जिसका भूभाग लैंड एरिया लगभग कितना है, 32 लाख है ना, 32 लाख के आसपास समथिंग, उसी के आसपास कितना है किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया भूभाग। अब भूभाग में क्या होना चाहिए, उसके बाद जनसंख्या होनी चाहिए। देखिए अगर जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो जंगल, पहाड़ और भेड़ बकरियों के ऊपर शासन नहीं किया जाता है। शासन जनसंख्या, जनता के ऊपर होता है। ठीक है, तो जनसंख्या होनी चाहिए। तो भगवान की कृपा से हमारे पास बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। जनसंख्या हमारी कितनी है इन दिनों, तो आप देखेंगे कि 135 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। और क्या है, चुनी हुई सरकार चाहिए, तो चुनी हुई हमारे पास सरकार भी है। ठीक है, अब ये देखिए, इसको देखने वाली चीज़ है कि अगर हम ब्रिटिश काल की बात करें, जब भारत के आज़ादी के पहले की, तो भारत में क्या था कि भूभाग भी था। ठीक है, भूभाग जितना है अभी उतना ही था, थोड़ा बहुत चला गया है मान लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जनसंख्या भी थी, 30 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी, पर हमारी चुनी हुई सरकार नहीं थी। हम किसके द्वारा रूल हो रहे थे, हम हो रहे थे रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, अर्थात हमारी एक चीज़ नहीं थी, चुनी हुई सरकार नहीं थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, संप्रभुता। तो पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं कि संप्रभुता होता क्या है। संप्रभुता का ये मतलब होता है कि आप अपने बाहरी या कि आंतरिक
ठीक है, आप अपने बाह्य एवं आंतरिक निर्णय लेने में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हों, वही क्या होता है, संप्रभु बोला जाता है, उसी को संप्रभुता कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत सरकार कई बार कह चुकी है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, अर्थात भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य डिसीजन स्वयं ले सकता है, जिसमें हम अन्य का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भारत सरकार ने कई बार अमेरिका को भी बोल दिया, यूएन में भी जाके बोल दिया, ठीक है, क्योंकि कश्मीर का जो मुद्दा है वो भारत का आंतरिक मुद्दा है। तो आई होप समझ गए होंगे ये आपकी संप्रभुता होता क्या है, अर्थात आप अपने बाहरी एवं आंतरिक निर्णय लेने में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हों। ठीक है, अगर इसकी जुगाड़ के देखने के लिए मतलब जुगाड़ करें कि हम कैसे इसको याद कर सकते हैं, तो देखिए संप्रभु, ठीक है, प्रभु आ रहे हैं, प्रभु मतलब होते हैं भगवान। भगवान किसी का निर्णय नहीं मानते हैं, भगवान को जो मन होता है वो करते हैं, तो उसी से ये ओरिजिनेटेड वर्ड है संप्रभुता। ठीक है, स्वयं में भगवान, आप स्वयं ही अपने पूरे निर्णय ले सकते हैं और अपने लिए कार्य कर सकते हैं, वही होता है संप्रभुता। तो देखिए आज़ादी के पूर्व क्या हो रहा था, तो हम अपने टॉपिक में अगर लौटें तो देखें आज़ादी के पूर्व क्या हो रहा था कि भूभाग भी था भारत के पास, जनसंख्या भी थी, ठीक है, चुनी हुई सरकार नहीं थी हमारे पास, अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। इसी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी अर्थात हम संप्रभु नहीं थे, तो भारत को क्या एक राज्य बोला जाएगा? नहीं, बिल्कुल हम राज्य नहीं बोलेंगे। भारत क्या था? ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत एक उपनिवेश था। ठीक है, समझ पा रहे होंगे हम, आई होप। तो भारत क्या था? ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत एक उपनिवेश था, जिसी को इंग्लिश में क्या कॉलोनी बोलते हैं। अब आगे के क्रम में हम देखते हैं कि भारत आज़ाद होता है तो भारत की अपनी सरकार हो जाती है। भारत बाह्य एवं आंतरिक निर्णय लेने में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हो जाता है। जनसंख्या हाई है हमारे पास, भूभाग भी है हमारे पास, तो हो क्या जाता है, एक राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, तो आई होप ये आप राज्य का मतलब समझ गए होंगे। हाँ, अब देखने वाली बात ये है कि राज्य की परिभाषा जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 में दी गई है, ठीक है, तो उसको हम उस समय जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे राज्य की क्या परिभाषा दी गई है। कमोबेश इसी से ही ओरिजिनेटेड हुई है, पर थोड़ा सा अलग है वो, ठीक है। पर अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर राज्य की परिभाषा देखें तो यही एक राज्य की परिभाषा है जो जिसके माध्यम से हम राज्य को परिभाषित करते हैं। तो राज्य को क्या माना जाता है? राज्य को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड आ रहा है, हमने संप्रभुता को समझ लिया है, जनसंख्या हमको समझने की आई होप जरूरत नहीं है, हम सब समझते हैं। भूभाग को भी हम जानते हैं कि क्या होता है, जिस पूरे एरिए में जितना शासन क्षेत्र होता है वही भूभाग होता है। यहाँ राज्य से आप थोड़ा सा ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यूपी एमपी की बात कर रहे हैं, हम प्रांत की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ होलिस्टिक अप्रोच, जिसको आप समझ सकते हैं ऐसे कि हम देश या कंट्री की बात कर रहे हैं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो एक नया टर्म यहाँ पे आता है सरकार। अब ये क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। देखिए हमने राजनीति से राज्य को समझा, अब राज्य के 4 एलिमेंट हैं, तो 4 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट को समझना जरूरी है, जिसमें से क्या है, पहला है सरकार और दूसरा है संप्रभुता। हमने दूसरे एलिमेंट को समझ लिया है, संप्रभुता होती क्या है। अब हमको पहला एलिमेंट समझना है सरकार, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द पूरी चीज़ें आपको आती हुई प्रतीत होंगी। तो सरकार क्या, ठीक है, तो समझते हैं कि सरकार होती क्या है। तो देखिए राज्य नामक संस्था के मूर्त प्रतिनिधि के रूप में सरकार की अवधारणा आई, अर्थात सरकार एक माध्यम है जिसके द्वारा राज्य अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि राज्य को चलाने के लिए जिन मतलब संस्थाओं को हमने गठित किया वही क्या है, सरकार है। इसको हम विधिवत रूप से समझें अगर, तो सरकार को मूलतः 3 स्तर होते हैं। ठीक है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में मतलब सरकार के 3 स्तर हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि सरकार कितने प्रकार की हो सकती है। पहली होती है एकात्मक सरकार, जो आधुनिक मतलब वर्तमान समय में आप देखेंगे कि यही प्रचलित हैं। ठीक है, कौन सी हो गई? एकात्मक सरकार, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, संघात्मक, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। एक क्या हो गई, यूनिटरी गवर्नमेंट हो गई, और दूसरी क्या हो गई, फेडरल गवर्नमेंट।
इसमें आप देखेंगे कि जो भारतीय स्थिति में कौन सी सरकार है, तो भारतीय स्थिति में आप देखेंगे कि सरकार कौन सी है, संघात्मक सरकार है। तो ये एकात्मक सरकार क्या होती है, संघात्मक सरकार क्या होती है, इसको हम कब समझेंगे, जब हम संविधान में पहुंच जाएंगे, अपने आर्टिकल 1 पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो यहाँ वहाँ पे हमको 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। संघ क्या होता है, ठीक है, और उसमें संघ के लिए हमने वर्ड जो यूज किया है, यूनियन का यूज किया है। तो यूनियन क्या होता है, फेडरल क्या होता है, तो वहीं हम समझ लेंगे कि यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है और फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है, यूनियन क्या होता है, ये सब कुछ हम आर्टिकल 1 पढ़ने के दौरान समझ लेंगे। अभी मोटे मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि 2 प्रकार की सरकारें हो सकती हैं। पहली तो होती है एकात्मक सरकार, दूसरी हो सकती है संघात्मक सरकार। अब संघात्मक सरकार जो कि भारत में आपको दिख रही है, तो इसमें 3 इसके सब डिवीजन है, सब स्तर हैं। तो उसमें आता है पहला कौन सा, केंद्रीय सरकार। अब केंद्रीय सरकार में क्या आ जाएगा, केंद्र की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, और राज्य की सरकार, तो राज्य में भी यही है, किंतु न्यायपालिका इकहरी है हमारे यहाँ, तो न्यायपालिका को अलग ही रखें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि केंद्र से राज्य तक में स्तरण है, संस्तरण है न्यायपालिका का, किंतु अलग नहीं है। ठीक है, और अगला क्या है, स्थानीय सरकारें। तो स्थानीय सरकारों में आप देखेंगे नगर पालिका, नगर निगम और ग्राम पंचायतों का सिस्टम आ जाता है। तो अगर होलिस्टिक रूप से देखें, मोटे तौर पे देखें, तो सरकार क्या है, तो संसद से लेके ग्राम सभा तक, ठीक है, संसद से लेके ग्राम सभा तक इन सभी संस्थाओं का, जितनी भी संस्थाएं हैं, उनका समुच्चय जो है वही क्या है, सरकार है। आई होप सरकार आप समझ गए होंगे, जिसका एक अंग क्या है, जिसका एक अंग न्यायपालिका भी है। किंतु नौकरशाही को सरकार में प्रायः शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, देखिए, आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सरकार के नौकर रहेंगे। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, लोक सेवक। तो आप सरकार के नौकर रहेंगे, ना कि सरकार रहेंगे। ठीक है, आप सरकार की शक्तियों का प्रयोग, सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग आपके माध्यम से करेगी। आई होप दोस्तों आप सरकार को समझ गए होंगे। उसके बाद आइए हम राजनीति के सिद्धांत के अंतर्गत राजनीति का वर्गीकरण समझ लेते हैं। ठीक है, और ये भी समझेंगे कि क्यों राजनीति को एक विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस आपने सुना होगा। तो ये आप देखेंगे कि 350 BC के आसपास प्लेटो नाम के एक दार्शनिक विचारक रहते हैं, कहाँ, यूनान में। तो इन्होंने सर्वप्रथम राजनीति को डिफाइन करने का प्रयास किया और इन्होंने आदर्श राज्य की कल्पना की, जिसमें इन्होंने राजा एवं राज्य के बारे में अपनी संकल्पनाएं प्रस्तुत की, पर ज़्यादा कुछ इस विषय में वो कर नहीं पाए। उसके बाद इनके शिष्य, एक महान शिष्य आते हैं, अरिस्टोटिल साहब। ठीक है, जिन्हें हम हिंदी में अरस्तु के नाम से जानते हैं, जिन्हें राजनीति विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। तो इन्होंने विधिवत वर्गीकरण किया। अब इन्होंने वर्गीकरण का आधार क्या किया, वहाँ कुछ क्षेत्र हुआ करते थे जहाँ पे राजतंत्र की व्यवस्था थी। पहले हम जानते हैं कि प्राचीन काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं ही थी। तो वहाँ पे उन्होंने 150 के आसपास पोलिस क्षेत्रों का अध्ययन किया। ठीक है, उन छोटे छोटे राज्यों को क्या कहा जाता था, पोलिस कहा जाता था। उन क्षेत्रों का अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने अपने वर्गीकरण में 3 ही प्रकार की व्यवस्थाएं बताई, जो आज तक विश्व में हुई हैं, और भविष्य में जो भी व्यवस्था का ओरिजिन होगा वो इन्हीं व्यवस्थाओं के अंतर्गत होगा। तो इसमें पहली कौन सी है, एक व्यक्ति का शासन, जिसको क्या बोला जाता है, मोनार्की। ठीक है, तो मोनार्की में आप अधिनायकवाद या कि डिक्टेटरशिप ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अर्थात तानाशाही व्यवस्था को देख सकते हैं। दूसरा क्या हो गया, अगर कुछ व्यक्ति मिलकर किसी क्षेत्र पे शासन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इन्होंने अपने ही नाम पर दे दिया, जिसका नाम क्या इन्होंने रखा, एरिस्टोक्रेसी। अर्थात कुछ कुलीन लोगों का जो शासन मिलकर जो शासन व्यवस्था चलाएंगे उसको एरिस्टोक्रेसी कहा जाएगा। अब इसके बाद तीसरा जो इसका एक प्रकार आता है, तो उसमें क्या आता है, जनतंत्र। ठीक है, अर्थात लोकतंत्र, अर्थात डेमोक्रेसी, जिसमें जनता
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, शासन करने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा लौटें पहले, तो इसी जो इन्होंने पोलिस क्षेत्र का अध्ययन किया, तो इसी के नाम पर पोलिस से ही जो वर्ड बना पॉलिटिक्स, उसी के हम हिंदी पर्याय को क्या जानते हैं, राजनीति के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद की चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, बने रहें स्वदीप सिंह ऑफिशियल के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।